जय हिंद मेरे प्यारे बच्चे। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। चलिए, मैं आप लोग के बीच फिर से एनसीईआरटी आज 6 क्लास का चैप्टर नंबर 6 लेकर आया हूं। और ज्ञान पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? के मतलब सरकारी नौकरी होगा। और एनसीईआरटी पूरा फ्री सेवा में पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, पूरा 6 to 12 तक। ठीक है, जिसको आप लोग जोड़ना चाहते हैं यहां से जोड़ सकते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें ये बता सकते हैं। ज्ञान पावर पॉइंट में 6 से लेकर 12 तक का पूरा फ्री सेवा, एकदम बेसिक से 0 लेवल से ऑल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काम देगा। ठीक है, इसीलिए विश्वास दिलाते हैं एनसीईआरटी एक बार, जीवन बाकी बात बार बार। मजा लेते रहिए, थोड़ा इंतजार का। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सजीव विशेषताएं और आवास। सजीव व्यवस्थाएं और आवास के बारे में दोस्तों हम सब पढ़ने वाले हैं। चलिए क्या पढ़ेंगे? सजीव विशेषताएं एवं आवास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, आवास यानी कि जो जितने भी जीव जंतु है, कोई भी जानवर हो, कहाँ कहाँ रहता है, उसका आवास कहाँ है, घर कहाँ है, कहाँ पे रह सकता है, कहाँ बाबाधाम जा सकता है, इसका मतलब मर सकता है। अगर किसी ऊंट को लेके आ जाएंगे कीचड़ में तो क्या रह पाएगा, या किसी मछली को डाल देंगे सूखा में तो क्या उसका आवास वो सही है, ये है या नहीं है, उसके बारे में आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए देखिए मैं करता हूं स्टार्ट। आवास एवं अनुकूलन। आप देखिए हरिन सब कहाँ रहेगा? जंगल झाड़ी में। चीता, बाघ, शेर ये सब कहाँ रहेगा? पूरे घासों के मैदान में, जंगल में, वन में। अब उसका आवास क्या है? घर। आवास का मतलब क्या है? घर। उसका घर रहने के लिए कहाँ है, इसी के बारे में हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट 6 क्लास का। ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर क्या हो रहे? चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है हो रहे? चैप्टर नंबर 6 यानी पाठ कितना हो रहा? 6 है। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, देखिए समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल, खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। बाबू कहा गया है ऑक्सीजन में, क्या ऑक्सीजन क्या पानी के अंदर पाया जाता है? यस, पाया जाता है। जितने भी मछली वगैरह सब हो, समुद्र में हो, नदिया में हो, तालाब में हो, सभी को ऑक्सीजन पानी के अंदर भी मिलता है। तभी तो वहां जीव जिंदा है, तभी तो वहां का मछली जिंदा है, न तो कहानी खत्म हो जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, कहा गया है देखिए समुद्र में जंतु तथा पौधा, जितने भी समुद्र के अंदर में जंतु हो या पौधा हो, उसे ऑक्सीजन मिलता है तभी वहां जीवित है। ठीक है, खारे पानी यानी कि नमकीन पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलेय वायु, श्वसन के लिए सांस लेने के लिए जल में विलेय वायु, वायु मतलब हवा, पानी में मिला हुआ रहता है हवा, ऑक्सीजन। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल राजस्थान में बड़े बड़े बाबू रे क्या है? मरुस्थल है। वहां पे क्या होता? पानी बहुत कम होता है। वहां क्या है? बहुत जल्द वहां का बालू गर्म होता है और तुरंत फिर क्या होगा बुरे? शाम पड़ते ही ठंडा हो जाता है। और इसीलिए वहां मरुस्थल पे बड़े पैमाने पे ऊंट पाया जाता है, क्योंकि ऊंट का पैर लंबा होता है और ऊंट का नीचे का जो हिस्सा उसका पैर का होता है, खूंड जिसको बोलते हैं, उस ज्यादा बहुत ज्यादा सहनशील होता है।
गर्मी को झेलने का कैपेसिटी उसके पास होता है। चल देखिए, मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म एवं रात में बहुत ठंडा होता है। देखिए, दिन में बहुत गर्म होता है मरुस्थल और रात में बहुत ज्यादा ठंड होता है मरुस्थल पर। ठीक है प्यारे बच्चे, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। देखिए, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधा, मरुस्थल में जितना भी पौधा पाया जाता है उस सारे पौधों में पत्ता नहीं होता है। अगर पत्ता होगा तो उस मरुस्थल का जो जड़ होता है काफी नीचे तक जाता है, और अगर उसमें पत्ता अगर होता तो सारे पेड़ से जितने भी पौधा है उससे सारे पत्तियों के द्वारा पानी खत्म हो जाएगा। कहानी खत्म। पत्ते में जो छोटे छोटे छेद पाया जाता है उस सारे बाबूरे पेड़ से पौधा से पानी को फाड़ के निकाल दिया जाता है पत्ते के द्वारा। इसीलिए मरुस्थल में जो पेड़ पौधा होता है उसमें पत्ते नहीं होता है, क्योंकि अगर पत्ता होगा तो पेड़ पौधा वहां जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि सारा पानी उससे खनिज वगैरह सब खत्म हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, इसीलिए पत्ता नहीं होने के कारण से पेड़ अपना सही मात्रा में अपना पानी की स्टोरेज बना के रख पाता है। देखिए, पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं, भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए आसपास का वायु का उपयोग करते हैं, अगल बगल का ही। समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश है। समुद्र तथा मरुस्थल जो है भिन्न प्रकार के परिवेश है, और हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। अभी देखिए, मरुस्थल पे अब क्या है, ऊंट पाया जाएगा। अगर कहेंगे समुद्र में क्या, तो बड़े बड़े मछलियां पाया जाएगा। अब उस मछलियों को ला के मरुस्थल पे रख दिया जाएगा, क्या जीवित रहेगा? नहीं रहेगा प्यारे बच्चे। अगर समुद्र के मछली को मरुस्थल में रख दिया जाए और मरुस्थल को जानवर को यानी कि ऊंट को समुद्र में रख दिया जाए, तो क्या उसके लिए परिवेश सही है? क्या वो रह पाएगा? क्या उसकी आवाज सही है? नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, नहीं है। अभी देखिए, ये मरुस्थल का अब सीन है। अब देखिए, ऊंट है और ये पेड़ जो है, एक इसका जड़ है वो काफी नीचे होता है, बहुत ज्यादा नीचे तक जाता है, और इसमें देखिए पत्ता सही रूप से दिखाई आप लोग को नहीं देता होगा, क्योंकि पत्ता होता है बहुत हुआ खत्म, तुरंत खत्म, यानी कि बहुत कम देखने को मिलता है पत्ता। इसी कारण से इसमें पानी सही मात्रा में रुक पाता है। पत्ता होता है लेकिन बहुत कम होता है, फिर कहानी जल्दी ही खत्म हो जाता है। ये मरुस्थल है, क्या रे? ये मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल। अब क्या रे? ये मरुस्थल है, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। ऊंट की शारीरिक संरचना उसे मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहने योग्य बनाती है। ऊंट का जो जितने भी शारीरिक संरचना है, पैर देखिए ऊंचा ऊंचा, गर्दन देखिए बहुत ऊंचा, यानी कि नीचे जो है दिन में टेम्परेचर ज्यादा हाई रहता है, गर्मी रहता है मरुस्थल भूमि, तो उसके कारण से उसको बचाव के लिए उसका शरीर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है और रहता है, ठीक है, इसलिए ताकि वो वहां का टेम्परेचर में सही तरह से रह पाए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, ऊंट के पैर लंबे होते हैं। देखिए, जो मैं बताया वही बात है, ऊंट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊंट का जो पैर है काफी लंबा होता है और उसका पैर से ऊपर उसका शरीर होता है, ताकि टेम्परेचर उसे गर्मी ज्यादातर नुकसानदायक ना पहुंचा सके। दूसरी बात, ऊंट पेशाब बहुत कम करता है। इसलिए कम करता है कि अगर ऊंट के पास पानी कम होता है, पीने को सही से मिल नहीं पाता है, इसीलिए उस पानी से वो लोग पेशाब करता ही नहीं है। थोड़ा बहुत अपना गर्मी की वजह से शरीर के पसीना बाहर द्वारा निकाला जाता है, पेशाब नहीं करता ऊंट सब, बहुत कम। इसीलिए काफी लंबे समय तक ऊंट जो है बिना पानी का रह सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे,
उनमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर से जल का ह्रास बहुत कम होता है। उसे पसीना भी नहीं आता बाबू, यानी कि कम पसीना कम पेशाब आता है किसको? ऊंट को, ताकि शरीर में पानी का मात्रा संतुलित बनाए रखे। ठीक है, पानी इसीलिए कम पी करके ऊंट काफी दिन तक जिंदा जीवित रह सकता है। इसलिए जल के बिना भी वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। जल के बिना भी ऊंट काफी दिनों तक जीवित रह सकता है। ठीक है प्यारे बच्चे, आशा करते होंगे यहां से समझ में आ रहा होगा आप सबको। तो ऊंट एक कैसा परिवेश है, उसे रहने के लिए मरुस्थल चाहिए। नीचे दिनों के यानी कि दिनों के मौसम में जब दिन होता है तो मरुस्थल का टेम्परेचर हाई होता है, और जब रात होता है तो उस मरुस्थल का टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी ठंड काफी पड़ता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आप देखिए ये क्या है, मछलियां हैं। यहां देखते हैं, ऊंट तो हम लोग पढ़ लिया और ठीक है ना। ऊंट जब पढ़ लिए हैं तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए अब मछलियों के लिए कैसा परिवेश है। समुद्र के अंदर में मछली का हमेशा आगे का दिशा थोड़ा सा नुकीला होगा और पीछे भी नुकीला होगा, क्योंकि पानी में सही रूप से अपना गति को वृद्धि कर सके। उसका कुछ पंख होगा साइड बैलेंस बनाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, और समुद्र के अंदर में देखिए कितना बेहतर पौधा है। ठीक है, मछली देखिए, मछली का आगे का हिस्सा क्या है, नुकीला है। ठीक है, और पीछे का हिस्सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा नुकीला होता है। ठीक है, ये मछली का है। देखिए ये भी तो ऐसा ही है और ठीक है ना, आगे का हिस्सा नुकीला है। ठीक है, और पीछे का हिस्सा देखिए, ये बैलेंस करने के लिए, अगर ये राइट साइड घूमेगा तो ये लेफ्ट साइड हो जाता है, बैलेंस कवर करने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। यानी कि जल के अंदर में जितने उसका पंख होता है मछलियों का, ऊपर नीचे आने जाने में क्या होता है, उसको बहुत सहायता होता है। अगर उस मछली को निकाल करके भूमि पे जमीन पर रख दिया जाए, बाहर रखा जाए, तो क्या उसका परिवेश वहां है, वहां रह पाएगा? नहीं रह पाएगा प्यारे बच्चे। वो तड़प तड़प के दिल से यहाँ निकलती है, लुट गए तेरी पानी की मोहब्बत में, न जाने मुझे लेके आ गया मरुस्थल में। इसीलिए मैं कहता हूं सारे मछलियां को अगर पानी से निकाल करके स्थल पर रख दिया जाए तो मछली तड़प तड़प के मर जाएगा। ठीक है, मर जाएगी। ठीक है, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। मछलियों का शरीर जो है चिकने सल्कों से ढका होता है। यह सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायता करता है। देखिए प्यारे बच्चे, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। चिकना होता है मछली का ऊपरी हिस्सा से ढका होता है, और ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करता है। जितने भी मछलियां का उरे उसका पूंछ होता है, या ऊपर में होता है थोड़ा सा पंखा की तरह, साइड में होता है, नीचे होता है, वो सब बैलेंस बना करके उसको गति करने में स्पीड देता है। यही बात कह रहा। ठीक है, चलिए देखिए, मछली के पंख एवं पूंछ चपटी होती है। मछली का पंख और पूंछ जो है चपटी होती है, चपटी, ताकि चपटी होगा तो बैलेंस पानी को मारने में इधर उधर सही होगा उन लोगों को, जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। और देखिए मछली का पूंछ और जो है, मछली का पंख और पूंछ जो है पानी में बैलेंस बनाने का काम करता है। और तो और क्या है, इसमें संतुलन बनाए रखने के लिए अगर कोई मछली एक ही जगह स्थान अगर रखता है रोक करके, तो उससे पंख जो है उसको संतुलन बना के वहां रखता है।
ठीक है, सहायता करता है। मछली के गिल क्लोम होते हैं जो उसे जल में श्वास लेने में सहायता करता है। क्वेश्चन पूछेगा मछली सांस कैसे लेता है, श्वसन कैसे करती है, तो कैसे करता है रे, इसको हम लोग बोलेंगे गिल्स द्वारा। क्या हो रहा है? गिल्स द्वारा। ठीक है, मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती है तथा ऊंट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। अगर मछली को पानी में रहने से ही सहायता हो सकता है, ऊंट को मरुस्थल पर रहने में ही सहायता हो सकता है। अगर ऊंट को पानी में ला जाए, मछली को मरुस्थल पर ला जाए, तो क्या दोनों का स्थान सुरक्षित है? नहीं है, दोनों का दोनों जीव मारा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे हम लोग मानव है, मानव के लिए स्थल सही है, अगर मानव को अगर पानी में छोड़ दिया जाए तो 3 से 5 मिनट के अंदर में कहानी तमाम हो जाएगा। अब जो मानव हिलने में एक्सपर्ट होगा वो मानव बच सकता है, और जो नहीं है कहानी तमाम, यानी कि चला गया फलना मुझे छोड़ के। गाना तो सुना ही होगा, लोग पता ही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, अब बात करते हैं सजीवों की इन सभी किस्मों में। सजीवों के इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती है, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। देखिए, सजीवों की इन सभी किस्मों में ऐसी कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने परिवेश में, जो अपना परिवेश है, अपना परिवेश हम सबका क्या है? मरुस्थल है। अगर कोई पक्षी है, उसे बोलेंगे तू पानी के अंदर जा, हाँ, तो कुछ ऐसा पक्षी है जो पानी के अंदर डुबकी मार के आता है जाता है। लेकिन बोले कबूतर को तू पानी के अंदर डुबकी मार के रहो, क्या रहेगा? नहीं दोस्तों। तो सभी का अपना अपना एरिया है, अपना अपना एक स्थान है जो कि सही सुरक्षित संरचनाएं बनाने में काम करती है। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, अनुकूल अनुकूल कहते हैं। अब अनुकूल किसे कहते हैं? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। अगर शेर है, उसे रहने के लिए जंगल चाहिए, वन चाहिए, झाड़ी चाहिए, घास चाहिए, ताकि उसमें छुप सके और उसका शिकार आए तो शिकार पूरा कर सके। ठीक है, तो सभी जीव का अपना अपना एक स्थान है जो कि सुरक्षित माना गया है। ठीक है, किसी को बोलेंगे यहाँ घर है, जाकर तुम वहां सो, तो क्या रह पाएगा? नहीं बाबू। अब अनुकूल की बात करते हैं। अब कौन कौन सा जीव कहाँ कहाँ अनुकूल है, कहाँ कहाँ सुरक्षित है, ये देखेंगे हम लोग। देखिए, अनुकूलन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। अब देखिए, अनुकूल क्या है? विशेष वातावरण में, अगर किसी भी वातावरण में कोई जीव अगर वहां सुरक्षित रहना पसंद करता है तो वहीं रहना पसंद करेगा। अगर मान लीजिए कोई ऊंट अगर मरुस्थल पर रहना पसंद करता है तो हमेशा चाहेगा जो मरुस्थल ही उसे। अगर किसी ऊंट को अगर बाबू रे पानी में लाकर रख दिया जाए या कीचड़ पेका में लाकर रख दिया जाए तो वहां वो सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। तो सभी का अपना अपना एक स्थान, क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। वातावरण मतलब हर प्रकार के मौसम में उसको रहने का अपना अपना अलग अलग मजा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूल कहते हैं। समय के साथ किसी जीव की अपने आवास में, अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूल कहता है। अपने आवास अगर समय के साथ, जैसे मानव है, अपने आवास में आ जाए तो सुरक्षित है। अगर इसी मानव को बोलेंगे तुम जाओ जंगल में चले जाओ, शेर के पास चले जाओ,
क्या वो सुरक्षित महसूस करेगा? तो जी नहीं, वो नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर किसी शेर को किसी गांव में छोड़ दिया जाए, क्या गांव के आदमी घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और साथ ही साथ उस शेर के लिए भी खतरा मंडराता रहेगा। हो सकता है कोई उसे गोली मार दे, या तो सरकार उसे पकड़ के फिर जंगल तक छोड़ेगी। ठीक है, वन विभाग वाला सब। इसीलिए कोई भी जानवर जीव जंतु अपने परिवेश में ही सुरक्षित महसूस करता है, ना कि किसी और का क्षेत्र में। ठीक है, तो इसीलिए आवास, आवास से क्या हो रहा है? देखिए, अपने आवास में ढल जाने के लिए अगर मानव है तो हमेशा इंसान अपने गांव ढूंढेगा, शहर ढूंढेगा रहने के लिए, होटल ढूंढेगा, और ना जाने रहने के लिए क्या क्या व्यवस्था ढूंढेगा। ठीक है, विभिन्न जंतु भिन्न परिवेश के प्रति अलग रूप से अनुकूलित हो सकते हैं। देखिए, विभिन्न जंतु जो है भिन्न परिवेश में, विभिन्न प्रकार के जंतु अलग अलग परिवेश में रहना पसंद करेगा। ठीक है, अनुकूल रहता हो। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। देखिए, किसी सजीव का वह स्थान जो है जिसमें वह रहता है, जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जैसे कि देखिएगा कबूतर, तो कबूतर बाबू रे, कबूतर का खोप में रहना पसंद ज्यादा करेगा। मुर्गी, तो मुर्गी भी अब कहाँ रहना पसंद करेगा? ज्यादा जहां तक मुर्गा मुर्गी रह सके, जैसे मुर्गी फार्म होता है, बहुत सारे मुर्गियां होती है। या कुछ लोग अपने घर में मुर्गी को ढक कर टोकरी से या तो किसी डलिया से रखा जाता है, उसका अलग परिवेश है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर कहेंगे हाँ सांप ले लीजिए, सांप को लाके मनुष्य का पलंग पर रखिए और मनुष्य को बोलिए वहां सोने के लिए, क्या सो पाएगा? तो जी नहीं, नहीं सो पाएगा। उसके लिए उसका क्या होगा? आवास सुरक्षित नहीं है। इसीलिए एक सांप भी चाहता है जो मानव से दूर रहे, किसी मान में या तो किसी साइड में छुप करके रहना पसंद करता है। उसी तरह आदमी भी सोचता है हमारे साथ सामने कभी सांप ना आए, जैसा सांप भी सोचता है हमारे सामने कभी आदमी ना आवे। तो सभी का अपना अपना परिवेश है। अगर चाहेंगे कीड़ा मकोड़ा, तो कीड़ा मकोड़ा अपने साथ रहना पसंद करेगा, अलग जगह स्थान पसंद करेगा। अगर चाहेंगे जी नहीं, कोई फसल है, मक्का गेहूं बो रहे हैं, तो मक्का गेहूं एक उसका आवास है, अलग है। होने के बाद उसका गोदाम में रखा जाता है, घरों में रखता है, लेकिन बोने के लिए खेत में बोया जाता है। अगर बोलेंगे मक्का जमीन जो है अपना घर में जो है अंदर, घर का अंदर बो दीजिए, तो क्या मकई होगा? वहां आवास उसका सुरक्षित नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, किसी जीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जहां जो रहता आवास है। हम इस घर में रह रहे हैं, मेरा यह आवास है। ठीक है, बकरी जिस घर होता बकरी का वहां आवास है, कुत्ता आ जाता कुत्ता का वहां आवास है। ठीक है, और कोई अन्य जानवर जहां रहता है वहां आवास है। ऊंट जहां रहता है मरुस्थल पे वहां आवास है। मछली जहां रहता है पानी में उसका वहां आवास है। ठीक है, सबका अपना अपना आवास है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर करता है या रहता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए, कोई भी अन्य आवश्यकताओं किसी जीव को पड़ गया, उसको क्या रे? अपने स्थान पर, अपने आवास पर निर्भर रहता है। जैसे कि कोई काम कहीं भी करने गए, कोई मानव दिन भर कुछ भी किया, लेकिन उसका आवश्यकता पूरा अपना घर पे आके होगा, पेट भरेगा घर पे ही आके, रात में सोएगा घर पे ही आके। तो एक मनुष्य के लिए क्या है? आवास है। तो हर जीव का कहीं ना कहीं आवास है, और उसको अपने अपने आवास में भोजन खाना या वायु हवा लेना, स्वास्थ्य सांस लेना, शरण या स्थल है। क्या स्थल है? स्थल के अलावा किसी को उपाय है नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए देखिए, आवास का अर्थ है वास स्थान, एक घर। आवास का मतलब क्या है रे? मतलब रे एक घर है। क्या रे? एक घर। आवास का अर्थ होता है एक घर होता है। वो घर इंसान का हो या किसी अन्य जानवर का हो, या मछली का हो या किसी पक्षी का हो, घर तो घर ही होता है। उस घर को ही हम लोग आवास कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? देखिए, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। क्या कहता है? विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु
एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं? आवश्यक रह सकते हैं। हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर में न जाने कितना चींटी और कितना पिपड़ा, कितना कीड़ा मकोड़ा भी ऊपर नीचे इधर उधर छुप छाप के रहने का काम करता है। तो कुछ जीव ही रहता है, और ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ मानव रहता है वहां कोई जंतु नहीं रहता है। हम लोग जहाँ रहते हैं तो कुत्ता को पालते हैं, बकरी पाल लेते हैं, गाय पालते हैं, किसी और अन्य जानवर को हम लोग पालते हैं, खरगोश पालते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने साथ और भी जीवों की हम लोग क्या बोले आवास है। देखिए अब आवास, आवास के बारे में पढ़ेंगे। आवास किसी भी जीव का वह स्थान जिस पर वे निवास करते हैं और अपनी आवश्यकताओं के लिए उस स्थान पर निर्भर रहता है। इसके लिए वायु तथा भोजन की आवश्यकता होती है। इसे ही घर कहते हैं। यह आवास शब्द वास से बना है, जिसका अर्थ होता एक घर, और एक ही घर में कई जीव जंतु एक साथ रह सकते हैं। आवास बाबू रे, कोई भी इंसान जहां रहता है वो आवास है। दूसरी बात क्या है, एक साथ बहुत सारे जीव, कुछ जीव जो भी जीव है रह सकता है। ऐसा नहीं है जिस जंगल में अगर शेर रहता हो तो क्या उस जंगल में सियार नहीं होगा, या और अन्य कोई जानवर नहीं होगा, या भेड़िया नहीं होगा, या हाथी नहीं होगा, या हिरन नहीं होगा। हर प्रकार की जानवर होता है। उसी तरह जहां मानव का आवास होता है उसके लिए सुरक्षित क्या हवा होता है, स्थल रहता है। और जो मानव जहां रहता है वहां पर देखिएगा बिल्ली रहता है, चूहा रहता है, गिरगिट रहता है, अन्य जाने कितने सारे कीटों रहता है। ठीक है, कुत्ता भी रहता है, गाय रहता है, बकरी रहता है, सुअर रहता है, भेड़ रहता है, बहुत सारे जानवर बाबू रहते हैं। एक ही घर में कई जीव जंतु एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकताओं के लिए उस स्थान पर निर्भर रहता है। इसके लिए वायु तथा भोजन की आवश्यकता हो। अब जिस भी स्थान पे कोई भी जीव रहे या जंतु रहे, आदमी रहे या मानव रहे, उसे बाबूरे वायु की बहुत सख्त जरूरी है। और साथ ही साथ भोजन का आहार, अगर कोई जंगल में जानवर शेर है तो शेर को भी भोजन के लिए क्या शिकार करना पड़ेगा, किसी न किसी जानवर को उसको मार के खाना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, उसी तरह हम सब दिन भर कहीं भी काम धंधा करते हैं, लेकिन शाम पड़ने के बाद शाम तक में अपने अपने घर वापस आते हैं और कुछ साथ में भोजन लेके आते हैं, सब्जी वगैरह, या तो हम लोग भोजन घर पे बना के खाने का काम करते हैं। ठीक है, और खाने के बाद कुछ किसी के घर पे कुत्ता होता है तो कुत्ते को भी खिलाते हैं, कुछ लोग किसी और जानवर को। कितने व्यक्ति तो पहला पहला घर में जो रोटी पकाता है तो पहला रोटी या कुत्ता को या तो गाय को खिलाने का काम करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एक जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। स्थल जो है जमीन पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। अब कोई भी जंतु है, देखिए जाने वाले पौधों एवं जंतु, कोई भी पौधा है, अगर मान चलिए गेहूं का पौधा हो, मक्का का पौधा हो, तो वो सब अपने अपने स्थान जो है उसका लिए वही आवास है। अगर मानव है तो मानव के लिए आवास क्या है, घर है उसका। झोपड़ी ही काहे ना हो, अपना महल ही काहे ना हो, हर व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए वो उसके लिए क्या है, आवास है, और वो घर है। चाहे वो अमीर व्यक्ति हो या गरीब हो, उसका आवास जो उसका घर रहता है, जहां रात में रुकता है, जहां सोता है, जहां अपना पूरा परिवार के साथ, बच्चे के साथ रहता है, उसके लिए वही आवास है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। वन, घास के मैदान, मरुस्थल, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। आवास वन में कौन रहता है, जंगल में जानवर सब रहता है, घास भी तो रहता है, घास खाने के लिए बहुत सा जानवर है, हाथी है, हरिन है, गाय है, बैल है, भैंस है, ये सब तो घास खाता है। मैदानी मरुस्थल में मैदान भी कुछ बहुत रहता है, और मरुस्थल में क्या होता है, ऊंट रहता है। तटीय एवं पर्वतीय भागों में, पर्वत में, पहाड़ पे, पठार पे, और तटीय मतलब समुद्री किनारे या नदी के किनारे, और तटीय हो गया। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय
स्थल, जमीन, आवास के कुछ उदाहरण है। इस सब पर सभी पे आवास हो गए। ठीक है, घास में कुछ ना कुछ रहता है जीव जंतु। ठीक है, वन में रहता है शेर वगैरह सब, हाथी वगैरह कुछ भी। मैदान में भी रहता है, और मरुस्थल में रहता है। मैदान में हम सब तो घर द्वार बना कर रखते हैं अपना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहलाता है। जलाशय में उड़े जहां दलदल होगा, झील होगा, नदियां होगा, समुद्र होगा, जहां पौधा होगा एवं जंतु जल में रहते हैं, जलीय आवास कहते हैं। जो जल में रहता है जलीय आवास कहते हैं। समुद्र में हो, गंगा में हो, या किसी और ढाब ढबरी में हो, ये सब अब क्या है, सभी में जो कोई भी जीव रहेगा उसके लिए वही उसका आवास हुआ। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलिए, विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थलों, तटीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में भी बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव, जैसे कि पौधे एवं जंतु, उसके जैव घटक है। उसके क्या हो रहे, जैव घटक है। आप जितने भी विश्व में जीव है, विभिन्न भागों में पाए जाने वाले, वनों, घास के मैदानों में, वन में हो या घास के मैदान में हो या जंगल में हो या झाड़ी में हो, आप कहीं भी हो, जो भी जीव जंतु पाया जाता है उसके लिए वही आवास है। क्लियर है प्यारे बच्चे? यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। सत्य है, सही बात है। देखिए, चट्टान और मिट्टी, चट्टान भी आवास होता होगा। मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है, अजैव घटक है। अब देखिए, चट्टान, मिट्टी, ये वायु, ये जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव जिसमें कोई जीव ना, निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है, आवास के लिए अजैव घटक है बाबू। ठीक है, सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा भी परिवेश के अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश और उष्मा भी तो है, किसके है, परिवेश के लिए अजैव घटक है। क्लियर है? कुछ पौधे बीजों से उगते हैं, कुछ पौधा जो है बीज से भी तो उगता है। जो पौधा बीज से उगता है तो क्या है, बताइए? तो बीज के अंकुरन से नए पौधे बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैव कारकों की भूमिका होती है, भूमिका होती है। देखिए, आवासों की यात्रा। अब आवासों की यात्रा देखते हैं। ठीक है, कुछ स्थलीय आवास। अवस्थल पर देखिए, जो जमीन है और जो मरुस्थल भूमि है, वहां देखिए कैसे कैसे वह पेड़ पौधा है, कंटा वाला सब, जो कि कहीं कहीं हम लोग देखने को मिलता है। अधिकांश ये सब जो है पेड़ पौधा, ये वह मरुस्थल जमीन में मिलता है। देखिए, मरुस्थल जमीनों पर पाया जाता है। ठीक है, मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। देखिए, मरुस्थल में रहने वाले चूहे हो या सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होता है। मरुस्थल पे जो रहता है ऊंट, उसका ऊंचा ऊंचा पैर होता है। ठीक है, उसी तरह चूहा का के सांप का ऊंचा पैर होता है तो नहीं होता है। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। जब दिन का वक्त होता है मरुस्थल पर, तो गर्मी से बचने के लिए सांप हो या चूहा हो या और किसी कीट फतिंगा, कोई भी जीव जंतु हो, दिन का समय में मान बनाकर छेदा में घुस करके नीचे जमीन के अंदर में, स्थल में नीचे चला जाता है, ताकि उसको टेम्परेचर वहां कम मिले और ठंडा मिले मौसम, और सुरक्षित रह पाए। क्योंकि दिन का समय में अगर ऊपर में जो सांप या चूहा मिलेगा, कहानी तमाम, भुजिया उड़ जाएगा, भुजिया, लावा फूटेगा। रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो यह जंतु बाहर निकलते हैं।
जब रात का समय में आता है तो मरुस्थल का जो बिल में सांप और चूहा जो घुस के रहा है वो रात के समय में नीचे से बाहर निकलने का काम करता है, ताकि टेम्परेचर डाउन होता, ठंड हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, रात में मरुस्थल में ऊपर में क्या होगा, ठंड होगा, और दिन में मरुस्थल पे क्या होगा, गर्मी होगा। इसी कारण से सांप बाहर निकल पाता है रात में। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधे जो चित्र में दर्शाया गया है। मरुस्थल पर उगने वाले कुछ सामान्य पौधा भी होता है जो मैं इससे पहले दिखाया हूं, इसमें कोई पत्ता नहीं होता। और पत्ता इसलिए नहीं होता है कि जो कोई भी पौधा है जमीन का बहुत नीचे तक, मरुस्थल का नीचे तक जाकर के पानी खींचने का काम करता है और वो सुरक्षित रहता है। अगर उसमें, उस पेड़ में या उस पौधा में अगर ज्यादातर पत्तियां पाया जाता है तो पत्ते में, आपको बताए थे, पत्ते में छोटा छोटा छेद होता है जो कि उसको फाड़ के पानी निकालने का काम करता है। अगर रहेगा तो सारे पौधे से पानी स्वतः समाप्त हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। क्या हो रहा है? निष्कासित करते हैं। मरुस्थल पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। अगर पत्ती किसी पेड़ में या पौधा में लगा हुआ भी है तो बहुत छोटा होता, बड़ा बड़ा पत्ती नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर पाया जाएगा तो सारे वहां का जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित हो सके, या ज्यादा बड़ा रहेगा तो सारे जल बाहर निकल जाएगा उस पौधा से। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों, शूल का रूप ले लेती है। कुछ पौधों में वो पत्तियां है कांटे का रूप ले लेता है। इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी होती है। देखिए अब जो है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटे की तरह, अगर कोई पौधा में पत्तियां जो है कांटे की तरह गोल गोल हो जाता है या लंबे लंबे चुभने जैसा हो जाता है, इसलिए होता है ताकि ज्यादा चौड़ा पत्ता होगा तो ज्यादा छेदा होगा, पानी पेड़ से ज्यादा निकल जाएगा। तो फिर वो मरुस्थल में पेड़ अब क्या होगा, जब तापमान बढ़ेगा तो पेड़ स्वतः समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। इसीलिए वो उस क्या करते हैं, कांटे के समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अब क्या पढ़ेंगे बाबू रे, पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वत में, पर्वत पहाड़ पे क्या क्या, कौन सा जीव जंतु या कौन सा पेड़ पाया जाता है। देखिए ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। ये बहुत ठंडा होता है और इसमें क्या होता है, बहुत तेज हवा चलता है। कौन सा? इस पेड़ में। किस पे? तो पहाड़ पे। वहां पे बहुत तेज हवा लगता है। कहाँ पे? और पहाड़ों पर। ठीक है, देख लीजिए पहाड़ का पेड़ कैसा है। देखिए कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। बुरे कहाँ पे? पर्वत पर। पर्वत पर कुछ जानवर भी पाया जाता है, जीव जंतु भी पाया जाता है, कुछ पेड़ भी पाया जाता है, सबके वहां पे अबुरे वास होता है। देखिए एवं कुछ जंतुओं की अनेक प्रजातियां, बहुत सारे प्रजातियां पाया जाता है, अलग अलग प्रकार की जाति। ठीक है, समानता समानता शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार यानी कि कोई भी जब पर्वत होता है, अगर कोई भी पर्वत होता है तो क्या शंक्वाकार होता है? ऐसे होता है ना, ऊंचा पहाड़ जैसा, शंक्वाकार जैसा। ऐसा शंकु नहीं पढ़े हम लोग? शंकु जो पढ़े हैं मैथ में पढ़े होंगे शंकु। शंक्वाकार होता है यानी कि शंक्वाकार ऐसे पहाड़ होता है। ठीक है, ऐसे होता है ताकि इस पर कोई भी बर्फ पानी अगर पिघले तो ताकि धड़क के नीचे आ सके, उस पर रुक के जाम ना कर सके। ठीक है प्यारे बच्चे, सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती है। शाखाएं कैसे और तिरछी होती है? शाखाएं कैसे होता? तिरछी होती है, ऐसे होता है। इसमें से कुछ वृक्षों की गतियां सुई के आकार की होती है। कुछ वृक्ष की गति होता है सुई के आकार का, और सुई एकदम पतला पतला हो जाता है, सुई का आकार तो ऐसे पतला सुई हो जाता है।
इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। आप देखिए, कोई भी पर्वत है, पहाड़ है, अगर वहां पे ऐसे नहीं रहेगा, कोई वर्षा का जल होगा, इस पे अगर ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा तो जमेगा तो दिक्कत होगा पहाड़ों पर। इसीलिए पहाड़ पर क्या होगा, तिरछी तिरछी शंकुआकार के जैसा सुई की तरह तिरछा तिरछा बनाया हुआ रहता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? देखिए, पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियां एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वतों पर देखो, पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृतियां एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकता है। आप जैसे बताए थे, पहाड़ होता है ऐसे करके, पहाड़ यानी कि सुई की तरह तिरछा की तरह होगा इस तरह, ताकि बारिश के समय में बारिशा हो तो ढील सके। ऐसा पेड़ भी होता है, क्या अगर पेड़ भी ऐसा होता है, क्या अगर पेड़ भी तो ऐसा होता है। ठीक है ना, ये सब पेड़ है, पेड़ भी ऐसा होता है। ठीक है, क्या होगा, पेड़ भी ऐसा होता है। ठीक है, शंकुआकार ऐसा पेड़ भी होता है, ताकि वर्षा के दिनों में इसमें से आसानी से पानी नीचे जा सके, बर्फ वगैरह सब ना इसको क्षति पहुंचा सके। अब देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब जितने भी पर्वत क्षेत्र में जानवर होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वहीं का मौसम में रहने के लिए संघर्ष करके सीख जाते हैं और आसानी से वहां रह पाते हैं, कोई खतरा नहीं पहुंच पाता दोस्तों। ठीक है प्यारे बच्चे, तो मैं आज आप लोग का ये चैप्टर 6 का भाग 1 पढ़ चुका हूं। दूसरा सेकेंड पार्ट में मैं इसका पूरा चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एमसी क्वेश्चन की फिर बात करेंगे। तो कृपया जो बच्चे यहाँ से देखे हैं, जिसका छूट गया हो, जो लेट से आया हो, तो कृपया आप क्या कीजिए, फिर दोबारा पुनः इस वीडियो को चला करके आप लोग देखिए और पढ़ने का आनंद लीजिए। पढ़ाई एक ऐसा आनंद है बाबू रे, अगर आपने इसको लेगा, समझो जीवन बेहतर बना लोगे। नहीं तो आने वाली ऐसी बेरोजगारी की मार आएगी, कहना मुश्किल है। ठीक है प्यारे बच्चे, जय हिंद।